हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारा तीसरा मेथड है। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, फिर हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड और अब हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है आपके पास a1 है प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, x इक्वल्स x y और 1 इन तीनों को पुट करना है। ये 1 ये भी है, ये कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। इन तीनों को ऐसे लिखना है। इन तीनों के नीचे आपको थोड़ा दिमाग यूज करना है। आपको कुछ ऐसा लिखना है जिसका कोफिशिएंट x ना हो, और यहाँ पे इस लाइन पे लिखना है और इस लाइन पे लिखना है, फिर इस लाइन पे लिखना है, फिर इस लाइन पे लिखना है। तो जिसका कोफिशिएंट x ना हो उसको लिखना है, मतलब कि x का मतलब जो x का कोफिशिएंट नहीं है उनको लिखना है। तो ये दोनों तो x के कोफिशिएंट है, तो इनको हम नहीं लिखेंगे। b1 b2 को लिखेंगे, b1 b2, और फिर हम लिखेंगे c1 c2 को, c1 c2 अगेन। अब c1 c2 y के लिए भी हम ले सकते हैं, और c1 c2 यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा a1 a2, क्योंकि इनमें दोनों में कोई भी y का कोफिशिएंट नहीं है, ऐसा हमने लिख दिया। फिर यहाँ पर हम लोग का 1 है, तो 1 को के लिए a1 a2 और b1 b2 लिख देंगे, क्योंकि c1 c2 तो कांस्टेंट ही है, तो वो 1 के नीचे नहीं आएगा। क्या किया हमने, x का जो कोफिशिएंट था उसको हमने x के नीचे नहीं लिखा, हमने उसके नीचे क्या लिखा, y का कोफिशिएंट लिखा और कांस्टेंट टर्म लिखा, उसको लिखा। फिर हमने y के नीचे दो ठो लिखा, दो कॉलम बना करके लिखा। जो y का कोफिशिएंट नहीं था उसको मतलब जो y का कोफिशिएंट नहीं था उसको लिखना है, और जो y का कोफिशिएंट है उसको इग्नोर करना है। फिर यहाँ पर कांस्टेंट में जो कांस्टेंट है उसको इग्नोर करना है, और बाकी सबका कोफिशिएंट लिखना है ऊपर नीचे। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 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 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और लिखना है। तो क्या होगा, x बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो आया b1 c2 माइनस बीच में आ जाएगा b2 c1 इज इक्वल्स टू y बराबर y डिवाइड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसा हमने लिख दिया। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। अभी मैं ये एग्जाम्पल बाद में सॉल्व कराऊंगा, और यहाँ से देखिए हमने क्या निकाला। यहाँ से दो रिजल्ट निकल गया है। x इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ से अगर मैं इक्वेट करूँ इस वाले को, इसको मैंने इक्वेट किया और इसको इक्वेट किया, तो मेरा क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू ये चीज़ हमारी नीचे रहेगी, ये चीज़ हमारी ऊपर चली जाएगी। तो क्या आ जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। फिर y इक्वल टू इसी तरीके से क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये आ जाएगा हमारा दोनों रिजल्ट। इस मेथड को देखिएगा, ये वाला पार्ट अगर आपको आता है तो आपको सारा चीज आ जाएगा। फिर से बताता हूँ। हमारे पास दो इक्वेशंस थे,
इसमें हमारा a1 और a2 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 और b2 क्या है, y का कोफिशिएंट, c1 और c2 क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने x y और z को x y और 1 को जो कांस्टेंट है उसको लाइन से लिख दिया। उसके नीचे हम दो कॉलम में कुछ नंबर्स लिखेंगे, कुछ नंबर्स लिखेंगे। यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, कोफिशिएंट की जगह पे कोई नंबर आता होगा तो नंबर्स लिखेंगे। तो पहले कॉलम में मैंने क्या किया, कोई ऐसा लिखा जो पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में दोनों हमें क्या लिखना है कि जो x का कोफिशिएंट ना हो। लेकिन पहले कॉलम में मैंने क्या किया, y का कोफिशिएंट ले लिया, क्योंकि मुझे उसके बगल में ही y लिखना था। तो अगर मैं y को लिखता यहाँ पर, y का कोफिशिएंट मैं वहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखता, तो इसमें कॉमन आ जाता वो, तो इसलिए मैंने वहाँ से हटा दिया। अब मैंने y का कोफिशिएंट यहाँ लिखा, कांस्टेंट टर्म्स को यहाँ लिखा और x का कोफिशिएंट यहाँ लिखा। इससे हमारा क्या हुआ, तीनों मैनेज हो गया। अब हम क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट उठा के यहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों में कोई कांस्टेंट नहीं है। अब ये लिखने के बाद हमने x y z को ऊपर रखा, डिवाइड बाय, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा एट द एंड ये चीज़ आ गई। अब इससे हमने इक्वेट करके दोनों की वैल्यू निकाल ली। एक सवाल करते हैं, सवाल से समझ में आ जाएगा। आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करना। ये सवाल है, तो इसमें हमने क्या किया, x y z को ऐसे लिख दिया, x y और कांस्टेंट टर्म, 1 की जगह पे मैं कांस्टेंट लिख देता हूँ, कांस्टेंट। x के नीचे मेरे को y का कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म को लिखना है, ठीक है। तो मैंने लिखा x के नीचे क्या लिखूँगा, क्या ही लिख सकता हूँ मैं लिखूँगा, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऑफ द फॉर्म, ये इक्वेशन जो है मेरे को ऑफ द फॉर्म इसके चाहिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऐसा चाहिए मेरे को। तो मैंने इसको इधर लेकर के आया। अब मेरे को यहाँ पे y का कोफिशिएंट लिखना है 1, यहाँ पे मेरे को लिखना है y का कोफिशिएंट तो -3, यहाँ पे मेरे को लिखना है कांस्टेंट टर्म -5 -4, यहाँ पे मेरे को x का कोफिशिएंट लिखना है 1 2। अब यहाँ से मेरे को लिखना है वापस क्या करना है, लिखना है y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1 और -3। अब मैं यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे मल्टीप्लाई करूँगा। तो क्या आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा मैं, तो क्या आएगा, x डिवाइड बाई 1 इंटू -4 -3 इंटू -5, ठीक, इज इक्वल्स टू y डिवाइड बाई -5 इंटू 2 -4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई, ठीक है, कांस्टेंट के जगह पे 1 ही होता है, ठीक है ना। 1 -3 -2, तो ये हो जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, x बाई -4 -15 इज इक्वल्स टू y बाय -10 प्लस 4 हो जाएगा हमारा -6 इज इक्वल्स टू 1 बाय -5। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, इसको हम उधर लिखेंगे, तो -19 बाय -5
यानी कि 19/5 हमारे x का वैल्यू आ गया और y इज इक्वल्स टू हमारा -6 को यहाँ लिख देंगे तो -6/-5 आ गया तो 6/5 आ जाएगा y का वैल्यू। अब एक बार हम पुट करके देख लेते हैं। देखिए क्या हुआ, इसमें हमने पुट किया, ठीक है, y की वैल्यू हमने पुट की 19/5 प्लस x की वैल्यू पुट की 19/5, y की वैल्यू पुट की 6/5 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 19 + 6 माइनस 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 0, तो इसका 0 तो आएगा ही। तो इस तरीके से हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया। देखिए ये मेथड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि आपके सारे सवाल सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे आर.एस. अग्रवाल की बुक में मेथड दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको भी करा देते हैं, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि छोड़ दिया, तो छोड़ा नहीं है, इसको भी करा दिया। ऑल्दो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ये वाला प्रोसेस अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है कि x है ना, x है तो मतलब कि आपको x के कोफिशिएंट को इग्नोर कर देना है। किसके कोफिशिएंट लेना है? y के और कांस्टेंट। तो y का कोफिशिएंट लिया, कांस्टेंट का कोफिशिएंट लिया। वैसे ही y में हमको इग्नोर करना पड़ता आगे जाकर के y के कोफिशिएंट को, तो इसीलिए हमने y को इसी साइड रख लिया, क्योंकि हम आगे x के कोफिशिएंट को लिख करके डायरेक्टली उसको इग्नोर करना हमारा ऐसे ही फर्दर सही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट लिया, यहाँ पे हमने लिया x का कोफिशिएंट, फिर हमने y का कोफिशिएंट यहाँ ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में कांस्टेंट टर्म के को इग्नोर करना है, ऐसा लिखा। फिर हमने इसको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको इस फॉर्म में लिखना था, इस फॉर्म में लिखा तो हमारा x और y निकल करके आ गया। वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो इसी के साथ हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स चैप्टर हो गया है ख़त्म। और अब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और ये वाला जो मेथड था, ये मेथड अगर नहीं समझ में आया, वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ ये वाला मेथड है, इसको ही बस अच्छे से समझना है। इसी को समझ लोगे ना तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। और अगर ये समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपके पास 2 और मेथड है, आपका कोई भी सवाल फंसेगा नहीं उन मेथड से, और उन मेथड से आप आराम से सवाल को कर सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का और पढ़ने का, क्योंकि तीनों मेथड अगर पढ़ लोगे तो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो 2 मेथड तो समझ में आ ही गया हो।